आज का हमारा टॉपिक जो है वो आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चौथा यूनिट है, विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम। विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम, जिसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे अवशोषण स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम से संबंधित थोड़ी बहुत जानकारियां बहुत कम सेकेंड ईयर में थी। मैं आपको फिर से बता दूं, विद्युत चुंबकीय विकिरण क्या है। वास्तव में जब किसी विद्युतीय क्षेत्र में विक्षोभ उत्पन्न किया जाता है, यानी कि उसमें अचानक कोई चेंज आए, तो ऐसी स्थिति में ऊर्जा का उत्सर्जन तरंगों के रूप में होता है। इन तरंगों को हम कहते हैं विद्युत चुंबकीय तरंगें। तो विद्युत चुंबकीय तरंगों की खासियत ये होती है कि इनमें एक घटक जो होता है वो लेफ्ट टू राइट होता है, यानी कि विद्युत चुंबकीय तरंग अगर इस दिशा में चल रही है तो मान लो ये चुंबकीय घटक है, उसका चुंबकीय हिस्सा ये तल के अंदर और बाहर होगा, जबकि विद्युतीय घटक जो होगा वो ठीक इसके परपेंडिकुलर होगा, इस तरीके से। ऐसे तो इसमें दो घटक होते हैं, विद्युतीय घटक और चुंबकीय घटक। तो विद्युत चुंबकीय विकिरण सामान्य है। जो प्रकाश है ये भी एक तरह का विद्युत चुंबकीय विकिरण है। विद्युत चुंबकीय विकिरण ऊर्जा का ऊर्जा युक्त तरंगे हैं, जिनमें दो घटक होते हैं, विद्युतीय और चुंबकीय। सिंपल है। अब इसके बारे में थोड़ी बहुत चीजें आपको जाननी चाहिए। तो विद्युत चुंबकीय तरंगों के गुण, उसके बाद हम आएंगे स्पेक्ट्रम पे, ताकि आपको दिक्कत ना हो। फिजिकल में भी है, लेकिन यहां पढ़ रहे हैं तो यहीं से देखेंगे। विद्युत चुंबकीय तरंगें, इनके गुण में पहला गुण है तरंग दैर्घ्य। इसका मतलब एक तरंग का अर्थ होता है एक कंप्लीट ऊपर से नीचे तक का साइकिल। तो अगर हम एक तरंग की बात करें तो एक पूरा कंपन या दोलन करने में तरंग जितनी दूरी तय करता है उसे हम तरंग दैर्घ्य कहते हैं। या सरल शब्दों में दो निकटतम श्रृंगों या निकटतम गर्तों के बीच की दूरी भी क्या कहलाती है? तरंग दैर्घ्य कहलाती है। ठीक, ये पहली चीज। दूसरी है आवृत्ति। अच्छा, तरंग दैर्घ्य को लैम्डा से दर्शाते हैं। आवृत्ति इसको न्यू से दर्शाते हैं। आवृत्ति का अर्थ होता है कितने बार एक सेकेंड में एक तरंग कंप्लीट दोलन, यानी एक बार ऊपर एक बार नीचे करके फिर से मूल बिंदु पे आ जाए, ऐसा कितनी बार कंपन करती है। तो एक सेकेंड में कंपनों की संख्या, एक सेकेंड में कंपन की संख्या, या इसको दूसरे तरीके से कहा गया, क्योंकि सभी विद्युत चुंबकीय विकिरणें प्रकाश के वेग से गति करती हैं, इसलिए किसी एक बिंदु से एक सेकेंड में कितनी तरंगें पार हो जाती हैं, इसको कहा जाता है आवृत्ति। और इसको हम दर्शाते हैं हर्ट्ज में, साइकिल पर सेकेंड या हर्ट्ज। अब जरा संबंध जान ले, आवृत्ति और तरंग दैर्घ्य में क्या संबंध है। अब इसको समझने के लिए मानिए कि एक तरंग जिसका तरंग दैर्घ्य बड़ा है,
एक तरंग जिसका तरंग दैर्ध्य इसकी तुलना में काफी छोटा है, एक ही बिंदु से गुजरना है इनको, एक ही स्पीड से। तो जितने देर में ये एक तरंग गुजरेगी उतनी देर में आप देखिए एक दो लगभग ढाई तरंग गुजर जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि तरंग दैर्घ्य जितना कम होगा आवृत्ति उतनी अधिक होती है। तो हम लिख सकते हैं कि आवृत्ति तरंग दैर्घ्य के व्युत्क्रमानुपाती होती है, यानी न्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। और यहां स्थिरांक क्या है? प्रकाश के वेग से। तो प्रकाश का वेग तो स्थिर है, तो न्यू इक्वल्स टू आ जाएगा c अपॉन लैम्डा। तीसरी चीज जो आपको जाननी है वो है तरंग संख्या। नाम से जाहिर है आजकल आवृत्ति के स्थान पर हम न्यू बार यानी तरंग संख्या का प्रयोग करते हैं, जो है इकाई दूरी पर तरंग में तरंगों की संख्या, यानी न्यू बार बराबर होता है 1/लैम्डा और इसकी इकाई है प्रति सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर में कुल कितनी तरंगें आती हैं किसी भी विकिरण की, ये उस विकिरण की तरंग संख्या कहलाती है। इसके बाद नेक्स्ट चीज है आयाम, एम्पलीट्यूड बोलते हैं। आपने नोटिस किया होगा कि हम तरंग को कई तरीके से बना सकते हैं। एक ही तरंग है, दोनों में क्या फर्क है? दोनों की तरंग दैर्घ्य समान है, लेकिन एक अधिकतम इतनी ऊंचाई तक जा रहा है, दूसरा यहां तक जा रहा है। तो मूल बिंदु से कोई तरंग अधिकतम जिस ऊंचाई तक जाए या न्यूनतम जिस गहराई तक आए, इसको कहेंगे आयाम। ये आयाम निर्भर करता है तीव्रता पर। अगली चीज जो आपको पढ़नी है वो है तीव्रता, इंटेंसिटी, बार बार यूज आएगा आपका आई। इंटेंसिटी का मतलब होता है इकाई क्षेत्रफल पे आने वाले तरंगों की संख्या। सरल शब्दों में बता रहा हूं, जैसे आप नोटिस करें कि आप धूप में खड़े हैं, धूप में खड़े हैं तो क्या हो रहा है? आपको प्रकाश दिखाई दे रहा है। मान लो एक कागज रख लो, उसके ऊपर प्रकाश दिख रहा है। अब एक आवर्धक लेंस ले लो और ऐसे लगाओ, तो आप पाओगे कि आवर्धक लेंस ने प्रकाश को एक जगह केंद्रित कर दिया। तो जहां वो केंद्रित है वहां ज्यादा चमक दिख रही है, बाकी जगह उसकी तुलना में कम चमक दिख रही है। तो ऐसी स्थिति में हम कहेंगे कि इस केंद्रित जगह की तीव्रता अधिक है, बाकी जगह की तीव्रता कम है। ठीक है ना? यानी इस छोटी सी जगह में ज्यादा तरंगें एक साथ आ रही हैं, इसलिए ये ज्यादा चमक रहा है। दूसरी जगह पर कम तरंगें आ रही हैं, तो ये कुल मिला के संख्या है। इकाई क्षेत्रफल पर आपतित तरंगों की संख्या को क्या कहेंगे? तीव्रता। ये हो गए इनके गुणों के बारे में। अब आपको ये जानना है कि हर एक विद्युत चुंबकीय तरंग प्लांक के अनुसार छोटे छोटे ऊर्जा के पैकेट से बना होता है। हर एक तरंग, जैसे हमने तरंग ऐसे बना दी, ये तरंग बन गई, तो वास्तव में ये क्या होता है? छोटे छोटे ऊर्जा के पैकेट होते हैं जो आपस में जुड़े नहीं होते, हर पैकेट अलग होता है। इन पैकेट्स को हम कहते हैं फोटॉन या क्वांटम, या सिंपली क्वांटा भी कहा जाता है, फोटॉन या क्वांटा। तो किसी विकिरण की ऊर्जा वास्तव में उसमें उपस्थित फोटॉन की ऊर्जा ही होती है, अलग से कुछ नहीं होता। और किसी फोटॉन की ऊर्जा उसकी आवृत्ति पर निर्भर करती है। तो E इक्वल्स टू लिख दिया गया एच न्यू, जहां H क्या है? प्लांक कांस्टेंट है, प्लांक का स्थिरांक।
और चूंकि हमने अभी अभी पढ़ा है कि न्यू बराबर होता है सी बटा लैम्डा, तो ये मान यहां रख दो तो ई बराबर आ जाएगा एच सी बटा लैम्डा। ठीक है ना, ये ऊर्जा से संबंधित हो गया। अब हम आते हैं किसके ऊपर, स्पेक्ट्रम के ऊपर। स्पेक्ट्रम समझते हैं क्या है। आप में से बहुत लोगों ने आसमान में इंद्रधनुष को देखा होगा। आपने अब इंद्रधनुष देखा तो आपने पाया कि उसमें रंगों का एक खास क्रम होता है, ऊपर की ओर लाल और नीचे की ओर बैंगनी, इस तरीके से क्रम होता है। यह क्रम कभी नहीं बदलता। यह है सूर्य की विकिरण का स्पेक्ट्रम। तो स्पेक्ट्रम क्या है, ध्यान से समझते हैं। जब हम किसी पदार्थ को ऊर्जा देते हैं तो इसमें उपस्थित अणु, परमाणु, इलेक्ट्रॉन विशिष्ट ऊर्जा को अवशोषित करते हैं। अब ये विशिष्ट को क्यों, सब को क्यों नहीं करते? इसका कारण है कि परमाणुओं, अणुओं और इलेक्ट्रॉनों में जो ऊर्जा स्तर होते हैं उनका निश्चित मान होता है। जैसे E1 का एक निश्चित मान है, E2 का एक निश्चित, मान लो E1 का मान 100 है, E2 का मान 150 है, E3 का मान 180 है। तो ऐसे में E1 से E2 के जाने के लिए सिर्फ 50 इकाई की ऊर्जा की आवश्यकता है, या E2 से यहां जाने के लिए 30 इकाई की ऊर्जा है, या यहां से यहां जाने के लिए 80 इकाई की ऊर्जा की आवश्यकता होगी। तो अगर आपकी विकिरण में, अगर आपके द्वारा विकिरण, दी गई विकिरण की किसी तरंग की ऊर्जा इन तीनों में से किसी से मैच करेगी तो अवशोषित हो जाएगी और वो उस ऊर्जा स्तर में चला जाएगा। अगर मैच नहीं की, आपकी ऊर्जा 70 इकाई की है, तो आपको लग रहा है 50 वाला तो कर सकता है, नहीं करेगा, क्योंकि 70 ऊर्जा अवशोषित करके वो जाएगा कहां, कहीं तो जगह नहीं है बीच में। या तो वो 50 अवशोषित करेगा, या वो 80 करेगा, या वो 30 कर सकता है अगर उपलब्धता यहां पर है तो इस तरह से जब कहीं भी ऊर्जा का इस तरह का विभाजन हो कि हर ऊर्जा स्तर का एक निश्चित मान हो और ऊर्जा अंतराल का मान किसी न किसी विकिरण की ऊर्जा के बराबर हो, तो इस तरह के ऊर्जा के वितरण को ऊर्जा का क्वांटीकरण कहते हैं। कुल मिला के समझना यह है कि जब ऊर्जा स्तरों के निश्चित मान होते हैं तो स्वाभाविक तौर पे एक ऊर्जा स्तर से दूसरे ऊर्जा स्तर में जाने के लिए आवश्यक ऊर्जा का मान भी निश्चित होता है। इसी को कहते हैं ऊर्जा का क्वांटीकरण। तो मैंने आपको यह बताया कि जब हम किसी पदार्थ को ऊर्जा देते हैं तो उसके अणु, परमाणु या इलेक्ट्रॉन ऊर्जा की निश्चित मात्रा को अवशोषित करके उच्च ऊर्जा में चले जाते हैं। अब यह उच्च ऊर्जा युक्त पदार्थ स्थायी नहीं है, ये अवशोषित ऊर्जा को वापस बाहर निकालता है, लेकिन इस बार वो निकालता है विकिरणों के रूप में। तो निकलने वाली विकिरणों को अगर एक प्रिज्म से गुजारा जाए और फोटोग्राफी की प्लेट पे उसका क्या ले लिया जाए, चित्र लिया जाए, तो आपको तरंगों का एक निश्चित क्रम प्राप्त होगा। इस क्रम को ही हम कहते हैं स्पेक्ट्रम, विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम। ठीक है ना। तो हम फिर से देखें, जब किसी पदार्थ को ऊर्जा दी जाती है तो उस पदार्थ में उपस्थित अणु, परमाणु और इलेक्ट्रॉन निश्चित ऊर्जा को अवशोषित करके उच्च ऊर्जा में उत्तेजित हो जाते हैं। ये उत्तेजित अवस्था स्थायी नहीं होती, अतः पदार्थ के कण अवशोषित ऊर्जा को विकिरणों के रूप में बाहर निकालते हैं। निकलने वाली विकिरणों को यदि प्रिज्म से गुजारा जाए और उनका फोटोग्राफी
प्लेट पर चित्र ले लिया जाए तो प्राप्त जो विकिरणों का क्रम है, प्राप्त तरंगों के क्रम को हम कहेंगे उस पदार्थ का उत्सर्जन स्पेक्ट्रम। अब जरा थोड़ा समझते हैं एक्चुअल सेटअप क्या है। ध्यान से देखें। मान लीजिए कि ये एक प्रकाश स्रोत, एक बल्ब है जो एक वर्णी प्रकाश छोड़ता है। ठीक है ना, एक वर्णी मतलब एक रंग के प्रकाश। एक रंग के प्रकाश में अनेक तरंगें होती हैं, अनेक तरह के तरंग दैर्घ्य होते हैं। इसको एक स्लिट से पास कराते हैं ताकि कोई एक तरंग इसमें से जाए, पर ऐसा होता नहीं। फिर यहां पर हमारा सैंपल होल्डर, सैंपल ट्यूब होता है। फिर इससे निकलने वाली विकिरणों को हम एक प्रिज्म से पार कराते हैं, और इस प्रिज्म के बाद इधर डिटेक्टर होता है। आप देख भी सकते हैं, या आपका कोई प्रकाश विद्युत उपकरण हो सकता है जो ये संज्ञान ले कि भाई विकिरण क्या आ रही है, कैसे आ रही है, और उसको कंप्यूटर में डाल के रीडिंग के रूप में व्यवस्थित करता है। अब अभी आपके इस उपकरण में कोई पदार्थ नहीं है, तो यहां से आने वाली सभी विकिरणें इस प्रिज्म से टकराएंगी और यहां अनेक रेखाएं आपको प्राप्त होंगी। सपोज करो वर्ण विक्षेपण पढ़ा हुआ है ना आप लोगों ने, तो प्रिज्म क्या काम करता है, विकिरणों को अलग अलग कर देता है, इतनी रेखाओं में बंट गया। ये हमारे इस बल्ब का स्पेक्ट्रम है। अब हमने हमारे ट्यूब में एक पदार्थ का विलयन भर लिया, तो क्या होगा, प्रकाश जब इस विलयन से गुजरेगा तो विलयन में उपस्थित अणु, पदार्थ के अणु या परमाणु या इलेक्ट्रॉन कोई ना कोई इसकी किसी न किसी विकिरण को अवशोषित करेंगे। जो विकिरण अवशोषित होगी वो यहां दिखाई नहीं देगी, तो उस जगह पे आपको काली रेखाएं दिखाई देंगी। कुछ नहीं दिख रहा है मतलब क्या, काला दिखेगा। तो इस तरह का स्पेक्ट्रम अवशोषण स्पेक्ट्रम कहलाता है। इस तरह का स्पेक्ट्रम क्या कहलाएगा, अवशोषण स्पेक्ट्रम। ठीक, आप फोटो ले सकते हैं इसकी। ठीक है, अब आपने क्या किया, स्रोत से ऊर्जा देना बंद कर दिया, तो हमारे पदार्थ ने जो ऊर्जा अवशोषित की थी उसको वो क्या करेगा, वापस करेगा, और उन्हीं दो जगहों पर आपको चमकदार रेखाएं प्राप्त होंगी। जहां पहले वाले में गायब मिला था अब वहीं पे रेखा मिलेगी। ये कहलाएगा उत्सर्जन स्पेक्ट्रम। ठीक है, तो अवशोषण स्पेक्ट्रम, उत्सर्जन स्पेक्ट्रम। अब आते हैं हम अगली चीज पे। अवशोषण हो गया, उत्सर्जन स्पेक्ट्रम हो गया आपका। अब ये अवशोषण और स्पेक्ट्रम उत्सर्जन होने के कारण क्या है, थोड़ा और डिटेल पढ़ लेते हैं। तो हम देखते हैं कि कितने प्रकार के उत्सर्जन, कितने प्रकार के स्पेक्ट्रम होते हैं और उनका कारण क्या है। तो वास्तव में प्रकाश का उत्सर्जन करने से पदार्थ में तीन तरह के संक्रमण हो सकते हैं। संक्रमण का मतलब तीन चीजें अपनी ऊर्जा में परिवर्तन कर सकती हैं। पहला, इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण। जब इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा से प्रकाश को अवशोषित करके उच्च ऊर्जा में चला जाए, तो जब इलेक्ट्रॉन एक ऊर्जा स्तर से दूसरे ऊर्जा स्तर में जाएगा तो इसको कहेंगे इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण। इसके लिए सर्वाधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और ये यूवी व दृश्य क्षेत्र में पाया जाता है, यानी पराबैंगनी और दृश्य क्षेत्र में दिखाई देगा। दूसरा है आपका कंपन संक्रमण।
किसी अणु में उसके परमाणु परस्पर बंध से जुड़े होते हैं। ये बंध लगातार अपने धुरी पर क्या अपने मूल अक्ष के सापेक्ष हिलते रहते हैं, कंपन करते रहते हैं। अगर कोई ऊर्जा इनके कंपन के आयाम को बढ़ा देती है तो कंपन ऊर्जा स्तर में परिवर्तन हो जाता है। अभी कम कंपन कर रहा है तो कंपन ऊर्जा स्तर का मान कम है। ऊर्जा मिल गई तो ज्यादा कंपन करने लगेगा तो हम कहेंगे कि भाई कंपन ऊर्जा स्तर बदल गया। इसके लिए आवश्यक ऊर्जा इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण की ऊर्जा से बहुत कम होती है और ये IR इंफ्रारेड क्षेत्र में अवशोषण करता है। तीसरे तरह का संक्रमण है रोटेशनल या घूर्णन संक्रमण। अब इसमें अणु को घुमाना है केवल, तो अणु अपने अक्ष के परितः ऐसे भी घुमाया जा सकता है, ऐसे भी घुमाया जा सकता है और ओवरऑल ऐसे भी घुमाया जा सकता है। कुल मिला के अणु जैसा घूम रहा है, अगर उसके घूर्णन में परिवर्तन आ जाए, उसको घूमने के आयाम में परिवर्तन आ जाए तो हम कहेंगे घूर्णन ऊर्जा स्तर में परिवर्तन हुआ है। और इसके लिए हम देखते हैं फार IR व माइक्रोवेव, बहुत कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो कुल मिला के जो संक्रमण होता है वो उसकी ऊर्जा 3 ऊर्जाओं का योग होगी, ई इलेक्ट्रॉनिक, ई वाइब्रेशनल और ई रोटेशनल। इसमें यह जानना है कि ई इलेक्ट्रॉनिक सबसे ज्यादा होगा, ई वाइब्रेशनल उससे बहुत कम और ई रोटेशनल सबसे कम होता है। आप इसको नोट कर लें। अब इसको मैं ग्राफ से बताता हूं। मान लीजिए कि एक इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा स्तर हमारा ये है, दूसरा इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा स्तर ये है। तो इस जगह से इस जगह पे जाने के लिए ढेर सारे ऊर्जा की आवश्यकता होगी। यहां ध्यान देना है कि हर इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा स्तर कई कंपन ऊर्जा स्तरों में बटा होता है। V1 V0 से है, हाँ V0, V1, V2, V3 ऐसे यहां भी होगा V1, V2, V3, V4 ऐसा, सॉरी V3, V2, V1, V0 ऐसा। हर वाइब्रेशनल ऊर्जा स्तर कई छोटे छोटे घूर्णन ऊर्जा स्तरों में बटा होता है। तो सबसे बड़ा चेंज तो तब आएगा जब E1 E2 में चला जाएगा। जब E1 E2 में चला जाएगा तो E1 के साथ ये सब भी E2 में चला जाएगा। इसका मतलब जब कभी भी इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण होता है, क्योंकि आवश्यक ऊर्जा की मात्रा बहुत अधिक होती है, इसलिए इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण के साथ साथ कंपन संक्रमण और घूर्णन संक्रमण भी साथ में हो जाते है ना। तो ऐसी स्थिति में हम कहेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम कभी भी बहुत स्पष्ट नहीं मिलेगा आपको, वो थोड़ा सा ब्लर मिलता है। इसका कारण है कि साथ में उसमें थोड़ा सा वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रम भी होगा, थोड़ा सा रोटेशनल भी होगा। अगर केवल वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रम में परिवर्तन हो रहा है, केवल ये वाला घूर्णन स्तर इसमें आ रहा है, तो इलेक्ट्रॉनिक तो नहीं बदलेगा,
है ना। तो वाइब्रेशनल संक्रमण होने पर इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण तो नहीं हो सकता, लेकिन घूर्णन संक्रमण हो सकता है। तो इसलिए वाइब्रेशनल के साथ साथ घूर्णन भी हो जाता है, लेकिन घूर्णन अकेला हो सकता है क्योंकि इसके लिए आवश्यक ऊर्जा की मात्रा बहुत कम होती है। तो अब आपको कुछ बातें और जाननी है। चूंकि विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम का क्षेत्र बहुत बड़ा है, हमको जानना है कि कौन सा क्षेत्र किस काम में आता है। सबसे पहले आते हैं रीजन। रीजन यानी विद्युत चुंबकीय विकिरण का कौन सा क्षेत्र है, उसका तरंग दैर्घ्य क्या है, आवृत्ति क्या है, ऊर्जा कितनी होती है, और कौन सा सूचना ये हमको देता है, कौन सा संक्रमण होता है। ठीक है ना। अच्छा, सबसे पहले हम देखेंगे सूक्ष्म तरंग। सूक्ष्म तरंग या माइक्रोवेव, बिल्कुल ठीक, आप समझते हैं। जो माइक्रोवेव ओवन होता है वो इसी सिद्धांत पे काम करता है। इसका जो तरंग दैर्घ्य है वो बहुत ज्यादा होता है। प्रति मीटर, 1 मीटर से लेके 4 किलोमीटर, 10 किलोमीटर तक, 10 की घात 4 मीटर तक। आवृत्ति बहुत कम होती है, 3 की घात 10 से लेके 3 की घात 12 तक। ऊर्जा बहुत कम होती है, 0.01 से लेके 1 किलो जूल। यहाँ किलो जूल में है। और इसका काम केवल घूर्णन ऊर्जा स्तर में परिवर्तन करना है। यानी जब भी हम घूर्णन संक्रमण पढ़ेंगे, रोटेशनल स्पेक्ट्रम पढ़ेंगे, इसका मतलब हम वहां कौन से विकिरणों के बारे में अध्ययन कर रहे होंगे, सूक्ष्म तरंग। दूसरा है अवरक्त, आईआर बोलते हैं, इंफ्रारेड। इसका तरंग दैर्घ्य माइक्रोवेव से कम लेकिन काफी ज्यादा होता है। आप देखिए 10⁻⁻⁻⁴ से 10⁻⁻⁶ तक। यहाँ -4 है, ठीक है ना। तो ये 10⁻⁻⁶ से 10⁻⁻⁴। इसकी ऊर्जा थोड़ी बढ़ जाएगी, 12 से 14 हो जाएगी। 3 × 10⁻12 से 3 × 10⁻14 तक थोड़ा ऊर्जा बढ़ जाएगा, यानी कि 1 से 100 किलो जूल हो जाएगा। और इसका काम होता है कंपन संक्रमण में परिवर्तन, कंपन ऊर्जा स्तर। इसके बाद तीसरा है दृश्य प्रकाश क्षेत्र, विजिबल रेंज ऑफ लाइट। ये 10⁻⁷ से 10⁻⁶ हम बहुत कम प्रकाश को देख पाते हैं। तो 3 × 10⁻14 से 3 × 10⁻15 तक ये होता है। ठीक है। यहां 10,000 किलो जूल तक ऊर्जा, सॉरी